जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी पढ़ रहे हैं हिंदी जहां भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाएगा उन सभी जगहों के लिए हिंदी पर्याप्त होगा। तो हम सभी ने जब शुरुआत की तो सबसे पहले समास पढ़ा, संज्ञा पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा, फिर विशेषण पढ़ा, प्रविशेषण पढ़ा, कारक पढ़ा, क्रिया पढ़ा। अभी हमने वाच्य को कल पढ़ लिया है। अभी हमने वर्णमाला नहीं पढ़ा था, तो आज हम सभी वर्णमाला पढ़ते हैं। इसके बाद वर्णमाला के बाद हम संधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संधि पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वह है वर्णमाला। जैसा कि चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, वर्णमाला यानी वर्णों की माला। अब वर्णों की माला यानी वर्ण जो होगा, वर्ण का शाब्दिक अर्थ जो होगा, अगर हम अलग अलग करें तो जो वर्ण होगा, वर्ण से हो जाएगा अक्षर, और जो माला का अर्थ होगा वह होगा समूह। क्या होगा? समूह या समुदाय, यानी वर्णों के समूह। जो वर्णों का समूह होता है या होगा, वही हमारा क्या होगा? वर्णमाला कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। लेकिन क्या होता है कि जो वर्ण होते हैं वह आ से लेकर ज्ञा तक होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी वर्ण कहीं भी रख दिया जाए, ऐसा नहीं है। क्या है? इस प्रकार से नहीं है कि कोई भी वर्ण कहीं भी रखा जाए। हिंदी में ऐसा नहीं होता है। हर एक चीज़ को क्रम से रखा जाता है। जैसे पहले वर्णमाला में हम पहले पढ़ते हैं स्वरों को, उसके बाद हम पढ़ते हैं व्यंजन को। और स्वर में भी हम उनके उच्चारण स्थान के आधार पर भी और व्यंजन में भी उच्चारण स्थान के आधार पर भी इस प्रकार से सबको संजो कर रखा गया है। तो वर्णमाला की इस प्रकार से जब परिभाषा लिखेंगे तो उसकी परिभाषा क्या होगी कि सुव्यवस्थित ढंग से, क्या? वर्णों के व्यवस्थित ढंग से या वर्णों को सुव्यवस्थित ढंग से संजोकर लिखना ही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। तो ये हो गई हमारी वर्णमाला की परिभाषा। इस बार आप सभी ने पढ़ रखा होगा, तो हम कैसे पढ़ेंगे? एक रिवीजन के तौर पे, यानी जो लिखने योग्य हैं उनको लिखेंगे। नहीं तो क्या होता है, थोड़ा टाइम भी जाता है और आप लोगों को जब अधिक से अधिक सहयोग मिलता है तब अच्छा लगता है। पता लगा 20-25 लोग देखते हो तो मज़ा नहीं आता है। तो क्या होता है कि आपको परिभाषा वर्णमाला की समझ में आ गई होगी कि सुव्यवस्थित ढंग से वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब हिंदी वर्णमाला में अगर पूछें कि क्या पूछेगा कि वर्ण कितने होते हैं, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो लिख सकते हैं हम कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या। अब हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल कितनी संख्या होती है, तो आप सभी जानते हैं कितनी होती हैं? 52 होती हैं। कितनी होती हैं? 52 होती है। जब हम वर्ण जान लेते हैं यानी अक्षर जान लेते हैं, तो क्या होता है कि उन वर्णों के जब मेल को करेंगे तो शब्द बनेगा। तो जब हम वर्ण को जान लिए तो इसके बाद हम देखते हैं शब्द के बारे में। क्या देखेंगे? शब्द के बारे में जानेंगे। अब शब्द के क्या होता है? वर्ण क्या होता है कि का, खा, गा, गा, आ, आ, ये सभी क्या है? वर्ण है। शब्द कैसे होता है कि जैसे एक शब्द लिख लिए हम लोगों कि मान लीजिए शब्द क्या लिखा हमने? नकल। क्या हुआ? नकल हुआ। शब्द कैसे हुआ? बना एक एक वर्ण या अक्षर के समूह से बना हुआ है। लेकिन इन्हीं को हम कर दें
कलन हो सकता है कलन। कलन का कोई अर्थ निकलेगा? कलन का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। या फिर हम इस प्रकार से लिख दें कनल, तो इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। तो क्या होगा कि वर्णों के कैसे होगा कि वर्णों के मेल से शब्द बनता है, लेकिन सार्थक वर्णों के मेल से। किससे? सार्थक वर्णों। ये क्या है? ना एक अलग वर्ण है, का एक अलग वर्ण है, ला एक अलग वर्ण है। तो सार्थक वर्णों के मेल को हम शब्द कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मान लीजिए हम लिखते हैं कमल, ये भी क्या है? एक शब्द है, लेकिन सार्थक वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं। जैसे सार्थक वर्ण क्या हुआ? कमल। अगर हम इसी का बिगड़ा हुआ स्वरूप लिखें और वर्ण तो वही होंगे लेकिन सार्थक नहीं होंगे, क्योंकि उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अब यहां देखिए, इसमें भी माँ है, ला है, का है, माँ है, ला है, का है, लेकिन ये क्या है? एक शब्द है, इसका सार्थक अर्थ निकल रहा है लेकिन इसका नहीं निकल रहा है। इसीलिए परिभाषा के शुरू में ही सार्थक वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं। तो उम्मीद है अब आपको शब्द क्या होता है, शब्द की परिभाषा क्या होती है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे कि शब्द के बाद क्या आएगा? शब्द के बाद आता है वाक्य। क्या आएगा? शब्द के बाद आएगा वाक्य। क्या आएगा? शब्द के बाद जब वाक्य आता है तो ठीक इसी प्रकार क्या सार्थक वर्ण वहां पे होता था। जब वर्णों को हम मिलाते थे तब शब्द बनता था, लेकिन यहां पर क्या होगा कि जब हम सार्थक शब्दों को यानी 2-4 शब्द जब मिलाएंगे तब वो हमारा वाक्य बनता है। जैसे राजू बाजार जाता है। अब यहां पर क्या है? सार्थक शब्दों के मेल को हम वाक्य कहते हैं। अब जैसे क्या हुआ? एक अलग शब्द है राजू, दूसरा शब्द बाजार, फिर जाता, फिर है। तो ये क्या है? शब्दों का मेल है लेकिन सार्थक है। अब हम सार्थक ना करें यानी उल्टा सीधा लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं? क्या हुआ? जाता है राजू बाजार। तो आप सभी देख लीजिए, क्या शब्द तो यही हैं? क्या शब्द 4 यही है? राजू बाजार जाता है, यहाँ पर भी जाता है राजू बाजार, लेकिन क्या हुआ? यहाँ पर सार्थक रूप से है, इसमें क्या है? सार्थक रूप से है, लेकिन यहाँ पर सार्थक रूप से नहीं है। यानी जो शब्द हैं वह सार्थक व्यवस्थित ढंग से नहीं रखा गया है, इसलिए गलत हो जाता है। तो वाक्य की परिभाषा क्या हो जाएगी? सार्थक शब्दों के समूह को या सार्थक शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे कि अब वर्णमाला है तो वर्णमाला को भेद देखेंगे। वर्णमाला के भेद देखेंगे, लेकिन हिंदी पढ़ रहे हैं तो एक प्रकार से जान लें कि हिंदी की लिपि क्या होती है। हिंदी की जो लिपि होती है वह क्या होती है? वर्णों के लिखित रूप को, लिपि क्या होती है? वर्णों के लिखित रूप को हम लिपि कहते हैं, लेकिन हमारी हिंदी है तो देवनागरी लिपि है। क्या है? देवनागरी लिपि में है। हम इसे लिखते कैसे हैं? दाएं से बाएं या बाएं से दाएं। कैसे लिखते हैं? जो हिंदी लिपि है उसे हम बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं। क्या? बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं।
यह आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, याद करना है, समझना है। क्यों? क्योंकि कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है। अब हम लिखते हैं हिंदी वर्णमाला के भेद। क्या? हिंदी वर्णमाला के भेद। हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी देखेंगे, क्या होगा? हिंदी वर्णमाला के भेद। तो जो हिंदी वर्णमाला के भेद होता है या होते हैं वह कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला के 2 भेद होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हिंदी वर्णमाला के 2 भेद होते हैं। तो मैं इतना ही लिखता हूँ क्या कि 2 भेद होते हैं। तो आप समझ गए होंगे क्या कि हिंदी वर्णमाला के भेद, यानी हिंदी वर्णमाला कितने भेद होते हैं? हिंदी वर्णमाला के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं यह देखना है। तो सबसे पहला स्वर और दूसरा क्या होगा? व्यंजन। पहला क्या हो जाएगा? स्वर हो जाएगा। और यहाँ पर लिखते हैं दूसरा क्या हो जाएगा? व्यंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यंजन हो जाएगा। पहला क्या हुआ? स्वर हुआ। दूसरा क्या हुआ? व्यंजन हुआ। अब हम पढ़ेंगे क्या? एक को पढ़ेंगे, यानी आज हम पढ़ने वाले हैं स्वर को। किसको पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे स्वर को, और स्वर पढ़ के समाप्त कर देंगे। और जब कल की क्लास होगी, यानी कल संडे है, यानी मंडे को जब क्लास होगी, तब हम क्या करेंगे कि व्यंजन को पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे स्वर। अब स्वर क्या होता है कि ऐसे वर्ण, क्या कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारा जो फेफड़ा होता है वो उसे हम स्वरयंत्र कह सकते हैं, कि हमारे स्वरयंत्र से निर्विघ्न होकर, क्या निर्विघ्न होकर, यानी बिना किसी रुकावट के, क्या बिना किसी रुकावट के जो वर्ण बोले जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। और स्वर जो होता है वह स्वतंत्र होता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। कैसे होते हैं स्वर? स्वर जो होता है वह स्वतंत्र होता है, यानी वो अकेला होता है, किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है स्वरों को उच्चारण करने में, यानी स्वरों को बोलने में किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हमारा होता है स्वर। तो स्वर की परिभाषा अब आपको समझ में आ गई होगी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से, क्या जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, चलो इसको इस परिभाषा को लिख लेते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से बिना रुकावट के या निर्विघ्न कह सकते हैं, क्या हमारे मुख से या फेफड़ों से निकलने वाली वायु या प्राण वायु भी कह सकते हैं, निकलने वाली वायु क्या होगी? निर्विघ्न। क्या होगी? निर्विघ्न, यानी बिना रुकावट के निकलने वाली वायु निर्विघ्न होकर निकलती है, तो उसे स्वर कहते हैं। क्या निकलती है तो उसे स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। और अगला इसी में लिख लीजिएगा कि स्वर स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? कि स्वर स्वतंत्र होते हैं,
या स्वर एक स्वतंत्र इकाई है। स्वर स्वतंत्र होते हैं। या फिर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, स्वर की इकाई क्या होती है? क्या कि स्वर की इकाई क्या होती है? तो स्वर की इकाई क्या होती है? स्वतंत्र होती है। या फिर आपसे बोला जा सकता है स्वर कैसे होते हैं? ऑप्शन में रहेगा स्वतंत्र, परतंत्र, इस प्रकार से। तो कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। तो ये हो गई परिभाषा, और यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा यह आपको मैंने बताने का, समझाने का प्रयास किया है। अब क्या होता है कि स्वर में भी भेद होते हैं, यानी स्वर में भी स्वर के कितने भेद होते हैं, इस प्रकार से हमें देखना है। तो अगला है स्वर के भेद। चलिए यहीं पर देख लेते हैं। स्वर के भेद। क्या हुआ? स्वर के भेद। तो स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के 3 भेद होते हैं। क्या? स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है मात्रा के आधार पर। क्या होगा? मात्रा के आधार पर। और दूसरा क्या होगा? उच्चारण स्थान के आधार पर। लिख लेते हैं। पहला है मात्रा के आधार पर। दूसरा क्या है? उच्चारण स्थान के आधार पर। क्या है? उच्चारण स्थान के आधार पर। अब तीसरा आ जाएगा, तीसरा क्या आ जाएगा कि उच्चारण प्रयत्न विधि के आधार पर। तीसरा होता है उच्चारण प्रयत्न विधि के आधार पर। क्या हुआ? उच्चारण प्रयत्न विधि के आधार पर। अब हम क्या करने वाले हैं कि एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? मात्रा के आधार पर। पहला क्या है? मात्रा के आधार पर। क्या होगा? मात्रा के आधार पर हमें देखना है। तो मात्रा के आधार पर जो पहला होता है वह होता है क्या? ह्रस्व स्वर। अब मात्रा के आधार पर भी भेद होते हैं। कितने? 3। तो 3 होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ह्रस्व स्वर। जो मात्रा के आधार पर होता है इसके अंतर्गत जो पहला आएगा वह आएगा ह्रस्व स्वर। अब ह्रस्व स्वर क्या होता है, या ह्रस्व स्वर की परिभाषा क्या होगी कि ऐसे स्वर, क्या ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से बहुत ही कम, क्या बहुत ही कम सांस बाहर निकले, उसे हम सांस बाहर निकले या प्राणवायु कह सकते हैं, या बाहर निकले तो उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या? उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से बहुत ही कम सांस बाहर निकले तो उसे हम ह्रस्व स्वर कहेंगे। तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं वो हमें अब देखना है। तो ह्रस्व स्वर जो होते हैं उनकी संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4। कौन कौन से? यहीं पर देख लीजिएगा। एक होता है आ, एक होता है ई। क्या होते हैं? आ होता है, ई होता है, फिर क्या होता है? ऊ होता है, और क्या होता है? री होता है। क्या हुआ? आ, ई,
उ, री, ये 4 होते हैं। तो यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4, और ऑप्शन में 1 2 3 4 करके दे देगा। और क्वेश्चन दूसरा क्या होगा कि ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर नहीं है, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछेगा। यानी ह्रस्व स्वर है तो इनमें से 4 में से कोई एक विकल्प दिया गया होगा। ह्रस्व स्वर नहीं है यानी 3 विकल्प यहाँ से होंगे, एक कहीं और से दिया जाएगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। तो ये हो गया 3। अब चौथा क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि ह्रस्व स्वर की कितनी मात्रा होती है? क्या ह्रस्व स्वर की कितनी मात्रा होती है? 1 2 4 6 जो भी हो। तो कैसा है कि ह्रस्व स्वर की एक मात्रा होती है इस प्रकार से। कैसे? इस प्रकार से। वो हम कब जानते हैं, कब देखते हैं? जब हम छंद पढ़ते हैं तो छंद में जब मात्राएं गिनना होता है तो जहाँ पर भी ह्रस्व स्वर होगा उसकी एक मात्रा होती है। अब दूसरा आता है मात्रा के आधार पर ही क्या आएगा कि दीर्घ स्वर। क्या आएगा? दीर्घ स्वर। जब दीर्घ स्वर क्या होता है कि ऐसे स्वर का उच्चारण जिनका, ऐसे स्वरों का उच्चारण जिनका समय क्या, जिनका समय ह्रस्व से दूना समय लगे। ह्रस्व से जहाँ पर दूना समय लगेगा तो वो हमारे होते हैं दीर्घ स्वर। कैसे होते हैं? दीर्घ स्वर। अब कौन कौन से दीर्घ स्वर होते हैं उसे हमें देखना है। तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ, ई, उ। क्या? आ, ई, उ। और क्या आएगा? ए, ऐ, ओ और औ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? औ आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यह सभी क्या हुए? दीर्घ स्वर हुआ। और ये 4 क्या हुआ? ह्रस्व स्वर। अब दीर्घ स्वर की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। कितनी हो गई? दीर्घ स्वर की संख्या 7 हो जाती है। ये हमने क्या बताया है? यह इसकी मात्रा है किसकी? लघु स्वर की मात्रा। लघु स्वर या क्या बोलते हैं, जब हम छंद पढ़ते हैं तभी वहाँ पर मात्रा पूछता है लघु या गुरु, तो क्या हुआ? इसकी एक मात्रा होती है। लेकिन दीर्घ स्वर जो होते हैं उनकी कितनी मात्रा होती है? 2 मात्रा होती हैं। और इसको किस प्रकार से लिखा जाता है? जब छंद पढ़ते हैं तो इस प्रकार से हम करते हैं। तो इसकी कितनी मात्रा हो गई? 2। लेकिन जब दीर्घ स्वर की संख्या पूछे तो 7, ह्रस्व स्वर की संख्या पूछे तो 4। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि दीर्घ स्वर की कितनी मात्राएं होती हैं? 2। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7। दीर्घ स्वर है या दीर्घ स्वर नहीं है? अब आता है इसी के अंतर्गत प्लुत स्वर। क्या आएगा? तीसरा आएगा प्लुत स्वर। लेकिन हिंदी में प्लुत स्वर का प्रयोग होता ही नहीं है। जहाँ पर भी होता है इसका प्रयोग हिंदी में वह मतलब नहीं होता है। जैसे आपका जब प्लुत स्वर होता है उसका प्रयोग कहाँ होता है? जैसे हम लिखते हैं ओम। क्या? ओम लिखते हैं या ओम बोलते हैं तो वह होता है। और जो इसका उच्चारण स्थान जो इसका परिभाषा क्या होगा कि ऐसे स्वर का उच्चारण जिसमें दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगे। क्या? दीर्घ से भी दूना समय लगे उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम। क्या? जैसे ओम बोलते हैं तो। या फिर क्या होता है जहाँ पर मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। क्या? जहाँ पर मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जैसे स्वाहा बोलते हैं इस प्रकार। तो क्या होता है कि जो लास्ट का वर्ण होता है, जो लास्ट का अक्षर होता है उसे हम बहुत देर तक बोलते हैं। या फिर किसी को हम आवाज़ देते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति दूर से खेल रहा हो या दूर खड़ा हो तो उसे हम जब बुलाते हैं तो उसके जो लास्ट वर्ण होता है, लास्ट अक्षर होते हैं उसके नाम का, उसे हम क्या करते हैं? देर तक पुकारते हैं। तो वो हमारा क्या होता है? प्लुत स्वर होता है। तो ये हमने देखा कि वर्णमाला में हमने स्वर देखा, स्वर के भेद देखे। स्वर के 3 भेद थे। हमने अभी देखा क्या कि पहला देखा है मात्रा के आधार पर। क्या देखा? मात्रा के आधार पर। अब हम सभी पढ़ने वाले हैं क्या? उच्चारण स्थान के आधार पर।
दूसरा है भेद उच्चारण स्थान के आधार पर। क्या? उच्चारण स्थान के आधार पर। अब इसमें क्या होगा कि हमारा जो गला होता है उसमें कई सारे स्थान होते हैं, जैसे कंठ हो गया, तालव्य हो गया, मूर्धा हो गया, ओष्ठ हो गया, दंत हो गया, इस प्रकार से। तो कौन सा स्वर कहाँ से बोला जाता है यह भी हमें देखना होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कंठ। सॉरी, सबसे पहले आएगा, क्या आएगा? कंठ। अब इसकी परिभाषा क्या होगी कि ऐसे स्वर, क्या होंगे? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण कंठ के माध्यम से होता है उसे हम, या कंठ के सहयोग से होता है उसे हम कंठ स्वर कहते हैं। क्या? उसे हम कंठ स्वर कहते हैं। सॉरी। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो इसके अंतर्गत आपका अ और आ, यानी 2 वर्ण आ जाएंगे। कितने वर्ण आ जाएंगे? 2 वर्ण आ जाएंगे। अब कंठ के बाद क्या आएगा उसे हमें देखना है। तो कंठ के बाद आएगा तालव्य। क्या आएगा? तालव्य स्वर आएगा। हम स्वर पढ़ रहे हैं तो स्वर के अंतर्गत कंठ स्वर, तालव्य स्वर। अब तालव्य स्वर में की परिभाषा क्या होगी कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण तालु की सहायता से हो। क्या? जिनका उच्चारण तालु की सहायता हो उसे हम तालव्य स्वर कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत भी 2 वर्ण ही आएंगे। कौन कौन से? ई। फिर आ जाएगा ओष्ठ वर्ण। क्या आ जाएगा? ओष्ठ वर्ण। ओष्ठ स्वर, स्वर पढ़ रहे हैं तो स्वर की ही बात कर रहे हैं। क्या? कि ऐसे उच्चारण जिनका उच्चारण ऊंठों के माध्यम से हो, ऊंठों के सहयोग से हो उसे हम ओष्ठ स्वर कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत क्या आएगा? उ आएगा। क्या आएगा? उ आ जाएगा। क्या होता है कि हम उच्चारण करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमें कभी बताया नहीं जाता है, ना ही हम कभी ध्यान देते हैं। लेकिन जब हम बहुत कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तब हम क्या इनको हम जान सकेंगे, पहचान सकेंगे कि ये पूर्ण रूप से सत्य है। यानी अब आया कंठ स्वर हो गया, तालव्य स्वर हो गया, ओष्ठ हो गया। इसके बाद क्या आएगा? मूर्धा आएगा, या मूर्धन्य भी कहा जाता है। क्या? मूर्धन्य स्वर। अब मूर्धन्य स्वर के अंतर्गत कौन सा वर्ण आएगा? तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मूर्धा का प्रयोग हो, मूर्धा का सहयोग हो, तो उसे हम मूर्धन्य स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत एक ही वर्ण आता है, वह होता है री। क्या होता है? वह होता है री। अब इसके बाद क्या आएगा? कंठ और तालु आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कंठ तालु, कंठ तालु स्वर या कंठ तालव्य स्वर भी कह सकते हैं। यानी ऐसे स्वर जिनका उच्चारण कंठ और तालु, क्या? जिनका उच्चारण कंठ और तालु दोनों के सहयोग से किया जाए उसे कंठ तालु कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे यह देखना होगा। तो इसके अंतर्गत 2 ही वर्ण आएंगे। कौन कौन से? ए और ऐ। ए और ऐ, ये 2 वर्ण आएंगे। अब आप देखें कि कंठ और क्या लिखा है? तालु। तो
कैसे हुआ कंठ और तालु। तो आप देखें जो ए होता है, क्या ये जो ए है और ये जो ऐ है, तो ए जो है यहाँ आ और ई से मिलकर बनता है। क्या? आ और ई से। तो आ जो है वह हो गया, यहाँ से देख रहे हैं कंठ, और ई जो है ये आप यहाँ देख रहे हैं तालु। तो इसीलिए कंठ तालु कहते हैं। क्या? इसीलिए इसे कंठ तालु कहते हैं। ठीक उसी प्रकार ये आ और ए से मिला, तो ये हो गया कंठ और ये हो गया कंठ तालु। तो इसीलिए क्या हुआ, कंठ तालव स्वर हो जाता है। अब अगला बचा हुआ है, अब क्या होगा, कंठ और ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठ ओष्ठ। कंठोष्ठ स्वर। कंठोष्ठ स्वर में क्या होगा, इसके अंतर्गत आएगा आपका ओ और औ। क्या आ जाएगा? ओ और औ आ जाएगा। ओ और औ आ जाएगा। अब इसको भी देखें ठीक प्रकार से, ठीक इसी प्रकार। तो यहाँ पर लिखेंगे ओ और यहाँ लिख देंगे औ। तो इसका भी क्या होगा कि यह आ धन ऊ से मिलकर बनेगा। क्या? आ धन ऊ से। तो आ का उच्चारण कंठ से हुआ, ऊ का उच्चारण ओष्ठ से हुआ, तो इसीलिए ये कंठ ओष्ठ, कंठोष्ठ से ओ हो गया। अब बचा औ, तो औ क्या होगा, आ से और ओ से बनेगा। क्या? आ से और ओ से बनेगा। तो आ का उच्चारण कंठ से और ओ का उच्चारण कंठोष्ठ से, तो ये हो जाएगा कंठ ओष्ठ स्वर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं तीसरे की तरफ। क्या? तीसरा है तीसरा क्या पढ़ेंगे, उच्चारण प्रयत्न विधि के आधार पर। तीसरा है उच्चारण प्रयत्न विधि। क्या है? उच्चारण प्रयत्न विधि। अब इसके आधार पर इसके 4 भेद होते हैं। क्या? उच्चारण प्रयत्न विधि के आधार पर 4 भेद होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं यह हमें देखना है। अब जब इसके अंतर्गत जो पहला होता है वह लिख लेते हैं विव्रत स्वर। क्या? विव्रत स्वर। चारों को पहले लिख लेते हैं, फिर इसके अंतर्गत देखेंगे कि कौन कौन से वर्ण आते हैं। विव्रत हुआ, फिर अर्ध विव्रत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्ध विव्रत। फिर होता है संवृत, ठीक उसी प्रकार अर्ध संवृत। क्या हुआ? अर्ध संवृत हो जाएगा। अब हमें देखना है क्या कि इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। जो विव्रत है, विव्रत के अंतर्गत आ आता है। क्या आता है? आ आता है। विव्रत यानी मुख खुला होना चाहिए। कैसे? जब मुख खुला होगा, यानी आ बोलते हैं तो हमारा मुख खुला रहता है, लेकिन छोटा आ बोलते हैं तो आ बोल दिए, आ तो इसलिए विव्रत में मुख हमारा खुला रहता है, तो इसके अंतर्गत आ आता है। फिर है अर्ध विव्रत। क्या? अर्ध विव्रत। इसमें क्या होगा, मुंह हमारा बहुत ही कम खुलेगा, आधा खुलेगा। क्या होगा? बहुत ही कम खुलेगा। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं यह हमें देखना है। क्या देखना है? देखना है। तो इसके अंतर्गत आ, ऐ, क्या? आ, ऐ और औ आ जाएंगे। इसके अंतर्गत ये 3 वर्ण आते हैं। फिर आता है क्या?
समृत। अब समृत में कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो समृत के अंतर्गत आएगा इ ई उ ऊ। समृत के अंतर्गत क्या आ जाएगा? इ ई उ ऊ। क्या? इ ई उ ऊ आ जाएगा। लेकिन अब आप याद करना चाहें तो ये क्या हुआ? ये ई है या ऊ है? तो इसको हम याद करने के लिए इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्या? उई। क्या लिख सकते हैं? उई। याद करने के लिए तो यह हो जाएगा ऊ से दोनों ऊ, ई से दोनों ई। अब हमारा जो भी वर्ण बचा होगा स्वर में वही आ जाएगा किसके अंतर्गत? अर्धसमृत के अंतर्गत आ जाएगा। तो अर्धसमृत के अंतर्गत क्या आएगा? ए आ जाएगा और क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। अब इसको याद करने के लिए ओ ए तो क्या बोलेंगे? जब पुराने ज़माने में गाने आते थे ओए ओए करके, क्या? ओए ओए करके, तो यहाँ से ओए ओए करके आप याद कर सकते हैं। इन दोनों को ट्रिक से याद कर लीजिए और विवृत के अंतर्गत केवल एक ही वर्ण आता है आ। तो जब इन दोनों को आप ट्रिक से याद करेंगे, इसको भी याद हो जाएगा, तो जो बचेगा वह अर्धविवृत के अंतर्गत आ जाएगा। क्या? अर्धविवृत के अंतर्गत आ जाएगा। तो अभी तक आपने यहाँ तक देखा तो स्वर के भेद हमने पढ़ लिए। इसको मैंने क्यों नहीं मिटाया ये देखना है। अब देखिए क्या हुआ। इसको हम देखें तो इन्हीं चारों को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इन्हीं चारों को संयुक्त स्वर कहा जाता है। अब आपसे पूछे संयुक्त स्वर कितने होते हैं? तो संयुक्त स्वर कितने हो गए? 4 हो गए। क्या हो गए? 4 हो गए संयुक्त स्वर। अब इसमें ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि ए किन किन वर्णों से मिलकर बना होता है, तो इसी में हेर फेर कर देगा, यानी कुछ ना कुछ करेगा। यहाँ जैसे ए होता है तो आ और ई से मिलकर बनता है, तो हो सकता है यहाँ दीर्घ कर दे, यहाँ भी दीर्घ कर दे, या ऐसे दीर्घ कर दे, इन दोनों में से एक कोई। तो इस प्रकार से वो हेर फेर करके यानी चेंज करके बनाता रहेगा आपका ऑप्शन। तो इन चारों को इस प्रकार से पूछा जाएगा। अब आता है क्या? अयोगवाह। स्वर में हमने अभी देखा है क्या? अंग और आह के बारे में जाना ही नहीं है, तो अयोगवाह स्वर लिख लीजिएगा। क्या? अयोगवाह। अयोगवाह स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं यह हमें देखना है। तो अयोगवाह के अंतर्गत क्या आ जाएगा? अंग और आह आ जाएगा। अंग और आह आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि स्वर की जो परिभाषा थी वह थी स्वर स्वतंत्र होते हैं, यानी जब स्वर का उच्चारण करते हैं तो वहाँ पर किसी भी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब हम अंग का उच्चारण करते हैं तो ना जैसी ध्वनि हमारे मुख से नाक से निकलती है, इसीलिए यह स्वर नहीं होता है, ये अलग माना जाता है, इसे अयोगवाह स्वर। अब इसे आह देखें। क्या? आह पढ़ते हैं तो हा जैसा उच्चारण आता है, तो इसीलिए अंग और आह को अयोगवाह कहते हैं, यानी स्वर में शामिल नहीं किया जाता है। क्या? स्वर में शामिल नहीं किया जाता है। अब आप देख रहे हैं कि आ से लेकर आह तक हमारे 13 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 13 होते हैं। लेकिन इन दोनों को निकाल देने से हमारे कितने स्वर हुए? 11। तो अगर आपसे पूछे स्वरों की संख्या, क्या? स्वरों की संख्या, जब स्वरों की संख्या पूछेगा तो 11 पर टिक करना होगा। कितने पर? 11 पर टिक करना होगा। अगर आप सोचें कि अंग और आह को हम हिंदी वर्णमाला से बाहर निकाल दें, क्या बाहर निकाल दें, तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी हमें इनकी भी आवश्यकता पड़ती है। क्या? इनकी भी आवश्यकता पड़ती है। किस प्रकार से? जैसे मान लीजिए हमारे घर में एक परिवार होता है, परिवार में 5, 6, 7 सदस्य होते हैं, तो उन सभी सदस्यों में सभी लोग तो ऐसा होता नहीं है कि सभी कमाते रहें। तो ऐसा थोड़ा ना कि जो व्यक्ति नहीं कमाता है उसे बाहर कर दो,
ऐसा नहीं होता है। तो क्योंकि कभी कभी बोलते ना खोटा सिक्का भी काम कर जाता है, तो हो सकता है कि और लोगों से जब कभी कोई काम ना हो पाए तो वो आके काम कर दें। क्या होता है कि इनकी आवश्यकता पड़ती रहती है, इसीलिए इन्हें शामिल किया गया है वर्णमाला के अंतर्गत। क्या? हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत इन्हें रखा गया है। तो यहाँ आपने देख लिया संयुक्त स्वर। अब देखते हैं अनुस्वार। क्या? अनुस्वार। अनुस्वार अनुस्वार के अंतर्गत क्या आता है और विसर्ग, क्या विसर्ग के अंतर्गत क्या आता है। तो जो अनुस्वार के अंतर्गत जब आपसे पूछा जाएगा अनुस्वार क्या होता है, तो अनुस्वार के अंतर्गत अंग आता है और विसर्ग के अंतर्गत आ जाता है। तो अनुस्वार इस प्रकार से हो जाएगा और विसर्ग इस प्रकार से लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ रही होगी। लेकिन अभी फिर भी यहाँ तक स्वर हमने पढ़ लिया है और देखते हैं आगे। ये आपके हो गए संयुक्त स्वर। इन्हीं को संयुक्त स्वर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर अभी हम थोड़ा सा इसे मिटा देते हैं क्योंकि आपने इतना लिख लिया होगा या पढ़ लिया होगा। अब आता है क्या? सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। क्या आता है? सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। यहाँ पे लिखता हूँ सजातीय स्वर और ये होते हैं हमारे विजातीय स्वर। तो ये हमारे संयुक्त स्वर भी होते हैं और इन्हीं को हम विजातीय स्वर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं यह अब आपको बताया जाएगा। जैसे सजातीय स्वर, तो सजातीय स्वर के अंतर्गत क्या क्या आएगा? आ जाएगा, ई आ जाएगा और ऊ आ जाएगा। अब किस प्रकार से आएगा और क्यों आएगा यह अब बताएंगे। क्यों से लिखा है? सजातीय, समान जाति के, सामीन समान जाति के, जाति मतलब जात के। जब दो वर्ण समान जाति के मिलते हैं तो उसे सजातीय स्वर कहा जाता है। अगर यहाँ भी मतलब विभिन्न जाति मतलब जाति के, जब दो वर्ण अलग अलग जाति के मिलते हैं तो उन्हें विजातीय स्वर कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आ एक अलग जाति का है, ई एक अलग जाति का है, तो यह क्या हो गया? विभिन्न जाति के हैं, तो इसलिए विजातीय स्वर हो गया। ठीक यहाँ पर अ में वह आ कंठ से, यह कंठ तालु से। तो इस प्रकार अलग अलग जाति से जब मिलेंगे तो विभिन्न विभिन्न जाति से जब मिलेंगे तो उन्हें विजातीय कहेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? सजातीय है, समान जाति के हैं, यानी यहाँ ह्रस्व आ मिल रहा है। क्या? ह्रस्व मिल रहा है तो दीर्घ हो रहा है। क्या? ह्रस्व मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पर दीर्घ हो रहा है। तो अब आपको बात समझ में आई होगी, लेकिन फिर भी ट्रिक क्या हो सकती है, ट्रिक के माध्यम से आप समझ सकते हैं। यानी जब हम, यानी शादियाँ सबकी होती है, जब हम शादी लव मैरिज करें यानी अपनी पसंद की शादी करते हैं तो क्या होता है? कोई ज़रूरी नहीं होता है कि अपनी ही जाति में शादी हो। तो वहाँ पे क्या होगा कि लड़की अलग जात लड़का अलग जात। तो यहाँ पर देखें अलग अलग जाति के हैं तो इसे विजातीय कह देते हैं। अब यहाँ जब घर वाले कराते हैं तो वो अलग जाति में कभी ढूंढते नहीं हैं, वो जब भी ढूंढेंगे अपनी ही जाति का ढूंढेंगे, यानी समान जाति का होना चाहिए। तो जब एक ही जाति में शादी होती है तो उसे सजातीय स्वर कहेंगे, यानी समान जाति में हुई। तो इस प्रकार से हम इसे ट्रिक कह सकते हैं कि यह अरेंज हो गई मैरिज और ये इधर लव मैरिज हो गई। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि अब धीरे धीरे सभी लव मैरिज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर इनकी संख्या ज़्यादा है, यानी 4 हैं, और सजातीय की संख्या कितनी है? 3 है। तो उम्मीद है मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा था कि सजातीय वर्ण क्या होते हैं, इसे कभी आप ना भूलें। और सजातीय इधर है, विजातीय उधर है, यानी सजातीय विजातीय वर्ण कितने होते हैं, किस किस से मिलकर बने होते हैं, यह आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका लगभग स्वर आपका समाप्त हो चुका है। अब आपका जैसे स्वर के अंतर्गत जो भी थोड़ा सा बचा हुआ है उसे आप
पॉइंट में लिख सकते हैं। क्या? उसे आप पॉइंट में लिख सकते हैं। जैसे क्या है कि मान लीजिए स्वर पढ़ रहे थे, हम स्वर पढ़ रहे थे और स्वर के बारे में ही जानना है। तो एक होता है अर्ध स्वर। क्या होता है? अर्ध स्वर। अब अर्ध स्वर क्या होता है? अर्ध स्वर क्या होता है? तो अर्ध स्वर के अंतर्गत या और वा को रखा गया है। ये तो व्यंजन में भी है, लेकिन इनमें कुछ गुण स्वर के भी होते हैं, इसीलिए इन्हें अर्ध स्वर के अंतर्गत रखा गया है। क्वेश्चन आपसे बहुविकल्पी पूछेगा तो यही पूछेगा कि कौन सा वर्ण है जो अर्ध स्वर है, कौन सा वर्ण है जो अर्ध स्वर है। तो इन दोनों में से कोई एक ही आपको दिया जाएगा। या आपसे कभी पूछ ले क्या कि प्राकृतिक स्वर क्या है? क्या? प्राकृतिक स्वर क्या होता है? तो प्राकृतिक स्वर के अंतर्गत क्या आएगा, यह भी आपको ध्यान रखना है। जो प्राकृतिक स्वर है वह आ ई उ आता है या आ ई उ होता है। इसके बाद आता है उदासीन स्वर। क्या? उदासीन स्वर। उदासीन स्वर। जब उदासीन स्वर होता है वह क्या होता है? तो उदासीन स्वर के अंतर्गत आता है आपका आ। क्या आता है? आ आता है। उदासीन स्वर के अंतर्गत आ आता है। तो ये हमारा हो गया स्वर। क्या हो गया? यह आपका हो गया स्वर समाप्त। तो हमने आज स्वर चैप्टर को समाप्त कर लिया है। अब अगली क्लास यानी जब भी मंडे को क्लास होगी वह आपका व्यंजन पढ़ाया जाएगा। उम्मीद है आपको स्वर पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। आपको क्वेश्चन हल करना हो तो कहीं पर भी कहीं किसी बुक से कर सकते हैं वर्णमाला का प्रैक्टिस, लेकिन स्वर पढ़ा है तो स्वर ही आपको हल कर सकते हैं। बाकी आप खुद जानकार हैं, खुद समझदार हैं। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अधिक से अधिक सहयोग करें, अधिक से अधिक साथ दें। बाकी मुझसे जो भी हो पाएगा मैं वो करने का प्रयास करूँगा। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।